दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाला हूँ। हमने ये लॉ जो यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे हमने पढ़ा होगा अलजेब्रा में a raised to power m raised to power n is a raised to power m times n। लेकिन हमने इसको कभी गहराई से नहीं सोचा होगा कि ये क्या ऑलवेज वैलिड है ये रूल। तो अभी हम देखते हैं। जनरली हमें ये रूल पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन से केसेस में वैलिड होता है। तो ये जो वीडियो है ये मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करने के लिए बनाया गया है इस वीडियो को। और ऐसे कई सारे वीडियोज मैं बनाऊंगा जिसमें ऐसे ही मिसकॉन्सेप्शन जो हमारे हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको वो क्लियर कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट्स को। तो आप गौर से देखो इस वीडियो को। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे इस रूल का हम ड्रॉबैक देखते हैं है क्या। जैसे कि मान लो अगर ये रूल सही है तो इस रूल के मैं केस लेता हूँ 4 रेज टू पावर हाफ। 4 रेज टू पावर हाफ को हम 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 2। ऐसे ही 4 रेज टू पावर हाफ को अगर मैं सेम रूल अप्लाई करके करूं और 4 को मैं -2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। और बाय द सेम कैलकुलेशन हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, -2। तो अगर मैं इस रूल को इस केस में अप्लाई करता हूँ इस तरह से तो हमारा 4 रेज टू पावर हाफ का दो वैल्यू आ रहा है। तो पहली बात यहाँ पे हुई कि ये रूल जो है क्या ये सही है इस केस में। और अगर ये सही नहीं है तो 4 रेज टू पावर हाफ की वैल्यू क्या होगी एक्चुअल, कैसे निकालेंगे। तो किसी भी एक एक्सप्रेशन का दो वैल्यू नहीं हो सकता मैथमेटिक्स में, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 4 रेज टू पावर हाफ का दो वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये रूल यहाँ पे फेल हो रहा है। दो वैल्यू क्यों नहीं हो सकता किसी एक्सप्रेशन का, इसका जो कारण है वो बहुत ही सिंपल है। क्योंकि अगर 4 एज टू पावर हाफ की दो वैल्यूज हुई तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 एज टू पावर हाफ 4 एज टू पावर हाफ के तो इक्वल है खुद के। और 4 एज टू पावर हाफ की वैल्यू 2 भी और -2 भी है तो 2 को -2 के इक्वल हो गया इसका मतलब, जो कि कंट्राडिक्शन है। 2 -2 के इक्वल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 2 -2 के इक्वल है तो दोनों तरफ अगर मैंने 2 ऐड कर दिया तो 2 + 2 = 4 और -2 + 2 = 0, 4 0 के इक्वल हो जाएगा, जो कि एक कंट्राडिक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए ये रूल यहाँ पे फेल हो गया। तो हमें इस रूल को मॉडिफाई करना होगा ऐसे केसेस में। ठीक है, दूसरी बात इसकी वैल्यू क्या होगी एक्चुअल। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा था तो उसने एक ही वैल्यू लिया और उस वैलिड वैल्यू को 2 बोला गया। क्यों ऐसा हुआ है अभी मैं देखता हूँ, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि 4 रेज टू पावर 1 अगर लिखे तो इसका मतलब 4 होता है। 4 रेज टू पावर 2 लिखे तो इसका मतलब 4 दो टाइम मल्टीप्लाई हुआ 16। और ऐसे ही 4 रेज टू पावर 3 का मतलब 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर मैंने 4 रेज टू पावर हाफ लिख दिया इसका क्या मतलब होगा। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि 4 रेज टू पावर हाफ जो है वो वो नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे 4 को मैंने दो 2 इंटू 2 जो है वो 4 आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 होगी, ऐसा इसको डिफाइन किया गया है। तो 4 रेज टू पावर हाफ जो होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि -2 को भी मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा। तो इसका मतलब 4 रेज टू पावर हाफ का वैल्यू -2 भी ले सकते हैं इस डेफिनेशन से। तो इसलिए इस कंट्राडिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, 4 रेज टू पावर हाफ की एक ही वैल्यू को रखी, इस वैल्यू को इनवैलिड किया गया। तो मतलब जब 4 रेज टू पावर हाफ आएगा तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे, ऐसा पॉजिटिव नंबर ढूंढना है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी बोल देते हैं। तो इसको इसी कारण से इसको हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि अगर 16 रेज टू पावर 1/4 है तो इसका मतलब एक ऐसा पॉजिटिव नंबर ढूंढना है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो दैट इज ट्रू हियर, क्योंकि दो को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो 16 आ जाएगा।
तो ये जो हमारा डेफिनेशन अभी जो मैंने दिया, ये वैलिड है जब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये इवन हो। मतलब अगर हमारा एक बेस है a और उसका जो डिनोमिनेटर है वो n है, जो कि n इज इवन है यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू, वो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? एक ऐसा नंबर जिसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। तो 4 रेज टू पावर हाफ का वैल्यू क्या हुआ? 2, -2 नहीं होगा। ये ऐसा डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर हमारा -8 रेज टू पावर 1/3 है, तो एक ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे तो -8 होगा, तो वो तो एक ही नंबर है -2, इसलिए इस डेफिनेशन में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है जब डिनोमिनेटर हमारा इवन नंबर होगा तब जो है हमें पॉजिटिव लेना है नंबर यहाँ पे। लेकिन अगर हमारा डिनोमिनेटर जो ऑड नंबर है तब तो कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर हमें दिया हुआ है -4 रेज टू पावर हाफ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 रेज टू पावर हाफ की वैल्यू 2 होती है, नेगेटिव बाहर में है तो -2 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा -4 रेज टू पावर हाफ है तो क्या होगा? तो ये जो है, ऐसा कोई नंबर है क्या, पॉजिटिव नंबर ऐसा कोई है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करे तो -4 हो? ऐसा नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर में। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें और वो -4 हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये जो है अनडिफाइंड हुआ। अनडिफाइंड का मतलब कि हमें रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलने वाला है जो कि इसकी वैल्यू को बता सके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा बेस नेगेटिव हुआ, अगर a नेगेटिव है बेस और इसका जो पावर 1/n है जहाँ पे n इवन है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा कब? जब a नेगेटिव है एंड n इवन है। तो ये याद रखना है, ये तभी डिफाइंड होगा जब इसका बेस पॉजिटिव होगा। अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले वाले लॉ पे। उसको हम यहाँ पे कैसे देखेंगे उस लॉ को? तो अब हमारा लॉ जो है a⁻m n इज इक्वल टू a⁻m n। इस लॉ को देखिए अगर यहाँ पे, तो 2 अगर हम देखते हैं 2 टाइम्स 1/2, अगर मैं 4 रेज टू पावर हाफ को ऐसे लिख दूं तो इस केस में तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये प्रॉब्लम हो रहा था जब सेम 4 रेज टू पावर हाफ को मैं -2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तब इसी रूल को लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है कि जब बेस हमारा नेगेटिव है तो हम इस तरह से नहीं, इस ऑपरेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि -2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर हाफ इज इक्वल टू -2 रेज टू पावर 2 टाइम्स हाफ, दैट इज -2 रेज टू पावर 1। बाय द सेम लॉजिक हमें पता है कि हाफ को अंदर और 2 को हम बाहर भी ले सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेम। लेकिन तब क्या होगा, हमारा जो इनर वैल्यू है -2 रेज टू पावर हाफ, जो अभी मैंने कहा कि जब ये इवन होता है इसका डिनोमिनेटर तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, तब हमारा ये वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है। तो अनडिफाइंड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम चीज यहाँ से तो -2 आएगा और यहाँ से अनडिफाइंड आएगा, मतलब यहाँ पे ये रूल ब्रेक हो रहा है, ये वाला जो रूल है। ठीक है, क्योंकि ये रूल तभी वैलिड है जब a⁻m⁻n भी ये हो और a⁻n⁻m भी सेम आए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इस रूल को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा जो ये डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, ठीक है, वो ऑड हो। और अगर वो इवन हो तब तभी अप्लाई होगा जब इसका बेस पॉजिटिव हो। तो इसको हम ऐसे मॉडिफाई करेंगे। अब जैसे कि हमारा कोई फ्रैक्शन है, सपोज कि a p⁻q है, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁻p टाइम्स 1/q। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं a1/q⁻p। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है ये
अगर हमारा a जो है बेस वो ग्रेटर देन 0 है तो ये ऑलवेज वैलिड होगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखें। लेकिन अगर a हमारा लेस देन 0 है, a अगर हमारा बेस जो a है वो लेस देन 0 है, तब क्या होगा, ये तभी वैलिड होगा जब ये q जो है दैट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो हम ये ऑपरेशन फिर से इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तभी वैलिड होगा जब where q is an odd integer। तो देखो, ये जो रूल था वो देखने में इतना सिंपल लग रहा था, लेकिन जब हमने इसकी गहराई में हम गए और देखे इसका एप्लीकेशन, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं मैं तो आपको। नेगेटिव 2 raised to power 3 है, ठीक है, ये हमें पता है कि नेगेटिव 8 होगा। यहाँ पे बेस हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो ये वाला रूल लगाएंगे। तो नेगेटिव 2 raised to power 3 है, 3 को हम 6/2 भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज किया है मैंने, और अगर मैं कोई इसको ऐसे अगर रूल को लगाए तो उसको एक प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। नेगेटिव 2 raised to power 6 जो है 64 हो जाएगा, 64 raised to power ½ इस 8 आएगा, जबकि ये आंसर तो -8 आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम गलत रूल लगा रहे हैं। गलत रूल क्या है, जब हमारा बेस नेगेटिव होता है a, तब ये रूल ये वाला जो है तभी अप्लाई होता है जब हमारा ये डिनोमिनेटर जो q है वो ऑड हो। लेकिन यहाँ पे हमारा ये इवन है, इसलिए हम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, इनवैलिड है। और इनवैलिड क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि अगर -2 raised to power 6 raised to power ½ लिख सकते हैं, तो इसी को हम -2 raised to power ½ raised to power 6 भी लिख सकते हैं, बट -2 raised to power ½ जो है वो अनडिफाइंड है। तो इसलिए अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को और 8 उसका आंसर आ जाए, तो समझो कि उसने यहाँ पे इस स्टेप में रॉन्ग किया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं समझते होंगे और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनको। तो अगली वीडियो में और भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा मैं। थैंक यू।